Hi, myself Rajnish Kumar Srivastava, डायरेक्टर पाथफाइंडर क्लासेस। आज की टॉपिक हमारे है कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा टफ है। वन क्वेश्चन आपका यूपीएससी मेंस के अंदर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कंजर्वेटिव फील्ड पे, और हमेशा आया हुआ है। इस साल भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, अगले साल भी आएगा, 2021 में भी आएगा, 22 में भी आएगा, जहाँ तक मेरा गेस है। तो कंजर्वेटिव फील्ड टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर पेपर में मेंशन नहीं किया है तो आप कैसे पता करेंगे कि क्वेश्चन कंजर्वेटिव फील्ड का है? तो मैं उसको प्रॉपर चैनलाइज कर बता देता हूं कि आप कंजर्वेटिव फील्ड में कैसे जाएंगे, या क्वेश्चन दिया है तो आप कैसे पकड़ेंगे कि ये क्वेश्चन बेसिकली कंजर्वेटिव फील्ड का है। तो डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर कंजर्वेटिव फील्ड आता है, वेक्टर कैलकुलस के अंदर आता है। जनरली फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका एप्लीकेशन है और बहुत अच्छे से है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मानते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन 2 डायमेंशनल है, एक्स वाई प्लेन में है, अगर आपका कर्व क्लोज्ड है, बाउंडेड है, राइट, एक्स वाई प्लेन में है, डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, डिफाइन है, तो उस क्वेश्चन में हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। ग्रीन्स थ्योरम, राइट। एंड ग्रीन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, या डबल इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। अगर यही चीज आपका एक्स वाई जेड प्लेन में है, और अगर आपका कर्व क्लोज्ड है, बाउंड है, राइट, और डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, तो वो वहां पे हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। मीन्स स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है, दोनों का फंडा सेम होता है। फंडा से मतलब कि दोनों लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। ग्रीन्स थ्योरम भी लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। स्टोक्स थ्योरम भी लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। दोनों के लिए कर्व आपका क्लोज होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए अपने डोमेन के अंदर। बस अंतर ये होता है कि एक 2 डायमेंशनल फिगर में होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर में होता है। तो ग्रीन्स थ्योरम फॉर द 2D एंड स्टोक्स थ्योरम फॉर द 3D। लेकिन अगर हम स्टोक्स थ्योरम से जेड वेरिएबल को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको करके एक्स वाई प्लेन में अगर हम ला सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में डिफाइन कर सकते हैं, तो आप जेड को स्टोक्स थ्योरम के जो क्वेश्चन है उसमें से जेड को हटाइए, उसको एलिमिनेट करिए, उसको बाहर निकालिए, मतलब जेड को एक्स वाई के टर्म्स में करके जहां जहां जेड दिया हुआ है उसको रिप्लेस कर दीजिए। अब सिस्टम आपका एक्स वाई प्लेन में आ गया और आप यहां पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द 3 पॉइंट्स, ग्रीन्स, स्टोक एंड स्टोक टू ग्रीन्स। लेकिन अगर कर्व क्लोज्ड नहीं है तब हम क्या करेंगे, राइट? तो अगर हमारा कर्व क्लोज्ड नहीं है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सीधे सबसे पहले गाइस, सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, जो लोग भी हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो सबसे पहले आप जब भी वेक्टर कैलकुलस या ग्रीन्स गॉस स्टोक के क्वेश्चन पे जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपका कर्व क्लोज्ड है कि नहीं है। अगर कर्व क्लोज्ड नहीं है तब हम कंजर्वेटिव फील्ड पे आते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड पे आते हैं, राइट। अगर कंजर्वेटिव फील्ड डिफाइन करना है तो सिंपल डेफिनेशन हम बाद में बताएंगे, अभी जस्ट हम एक ब्रीफ देते हैं कि कंजर्वेटिव कब करेंगे। तो अगर कर्व क्लोज नहीं है तो आप कंजर्वेटिव देखने के लिए आएंगे। कंजर्वेटिव के लिए आप कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे, जो वेक्टर दिया है एफ वेक्टर, उसका आप कर्ल फाइंड आउट करेंगे। अगर कर्ल ऑफ एफ 0 है मीन्स इरोटेशनल है, अगर 3D में है तो, और अगर 2D में है तो एग्जैक्ट है, तो वो फील्ड कंजर्वेटिव होता है। और जहां भी फील्ड कंजर्वेटिव हो गया तो एक स्केलर पोटेंशियल फाई फंक्शन एग्जिस्ट करता है जहां पे f इक्वल टू ऑपरेटर फाई की इक्वल होता है, राइट। तो f वेक्टर आपको दिया हुआ है, ऑपरेटर फाई यहां पे दिया हुआ है,
राइट। ऑपरेटर फाई मीन्स डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। इधर एफ वेक्टर दिया हुआ है, आई जे के कंपोनेंट को इक्वेट कर लो, वहां से आप फाई ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन फाइंड आउट कर लो। और जो लाइन इंटीग्रल है, उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू नथिंग, उस फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक का, तो आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने का होता है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल से अगर हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा लेंदी होता है। लेकिन अगर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, उस केस में आपको हमेशा लाइन इंटीग्रल से ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब लाइन इंटीग्रल मीन्स कि अगर आपका डिफरेंट वेरिएबल दिए हुए हैं, अगर 2D में है तो एक्स वाई वेरिएबल दिया हुआ है, अगर 3D में है तो एक्स वाई जेड वेरिएबल दिया हुआ है, तो आप एक्स वाई या एक्स वाई जेड वेरिएबल को एक सिंगल पैरामेट्रिक वेरिएबल में आप कन्वर्ट करेंगे टी फंक्शन में, और उसको इवेल्युएट करेंगे टी की लिमिट लगा करके। तो गाइज, इफ द कर्व इज क्लोज्ड, then it can be solved by either Green's theorem or Stokes theorem. Green's theorem for the two-dimensional figure, Stokes theorem for the three-dimensional figure. That means Green's theorem in xy plane, Stokes theorem in xyz plane, right? Green's theorem doesn't imply Stokes theorem, but Stokes theorem implies Green's theorem. अगर Stokes theorem के अंदर से, अगर आपका क्या चाहिए कॉन्सेप्ट बताया भी आपको कि क्लोज होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए, अपने डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट, एक्स वाई जेड प्लेन में चाहिए, तो अगर जेड आपका एलिमिनेट हो सकता है एलिमिनेट करके एक्स वाई प्लेन लेकर के, और उसमें आप ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कर्व क्लोज नहीं है तो वहां पे आप कंजर्वेटिव फील्ड देखने की कोशिश करेंगे, और कंजर्वेटिव फील्ड देखने के लिए मस्ट है कि आपका कर्ल उसका 0 होना चाहिए। तो जो वेक्टर एफ दिया है उसका कर्ल फाइंड आउट करेंगे 3D में, मतलब आई जे के एक्स वाई जेड प्लेन में। ठीक है, अगर वो कर्ल एफ 0 हो गया तो फील्ड कंजर्वेटिव होगा, और जब भी आपका फील्ड कंजर्वेटिव होगा तो एक स्केलर पोटेंशियल फाई ऑफ एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेगा, जहां पे एफ इक्वल टू ऑपरेटर फाई होगा। दैट मीन्स एफ इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ आई जे के, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करो, इंटीग्रेट करो, फाइंड वैल्यू ऑफ फाई एक्स वाई जेड, वो आपका फंक्शन बन जाएगा। तो जो लाइन इंटीग्रल आपका दिया था एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर, दैट इज नथिंग इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, आपकी वैल्यू सीधे वैल्यूएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइन इंटीग्रल से सॉल्व होगा। दैट्स गाइज, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो हम करते हैं क्वेश्चन, कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड इज नथिंग, दैट इज सिंपल, अ फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन to another configuration is independent of the path of the system। कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव तब होता है जब हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन मतलब इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर वो अपने पाथ से इंडिपेंडेंट है तो फील्ड कंजर्वेटिव होता है। पाथ से इंडिपेंडेंट मीन्स इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, राइट। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया था उस पॉइंट और जहां पे आपने पहुंचा उस पॉइंट, उसके बीच में आप पाथ कुछ भी लें, कर्व कुछ भी हो, अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। इसलिए हम एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं फाई ऑफ जेड, और वो फाई ऑफ एक्स वाई जेड, और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारा इंटीग्रल निकल जाता है। तो दैट मींस व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? अ फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन is independent of the path of the system. It only depends on initial and final point. It doesn't depend on the path of the system. path आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर कंजर्वेटिव है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, राइट। अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा।
वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका कंजर्वेटिव डिफाइन करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड इन 6 पार्ट। लाइन इंटीग्रल to Green's theorem, double integral by Green's theorem, line integral to double integral by Stokes theorem, line integral to scalar function by conservative field, line integral to line integral itself, line integral to Gauss Divergence theorem। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपका एक सिंगल लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन को लाइन से सॉल्व न करके ये प्रॉपर्टी हम देखते हैं, और जहां भी ये प्रॉपर्टी आपका एग्जिस्टेंस करता है वहां पे ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं 1 बाई 1। राइट, क्लियर कॉन्सेप्ट गाइज। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं आज कंजर्वेटिव फील्ड का, सिंपल फंडा कि स्केलर पोटेंशियल कैसे मिलता है। तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? अ फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done for bringing the particle from one configuration to another configuration is independent of the path of the system. It only depends on initial and final point. It doesn't depend on the path of the system. path आप कोई भी ले सकते हैं, path पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आज हम 2 क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। राइट, और यूपीएससी का भी हम क्वेश्चन करते हैं जनरल। तो दिस टॉपिक इज फॉर यूपीएससी मेंस ऑप्शनल मैथमेटिक्स। दिस टॉपिक is also for IIT JAM Mathematics. This topic is also for the BHU entrance PG MSc Mathematics. This topic is important for the Jamia Millia Islamia. This topic is important for the JNU. तो ये सारे टॉपिक यूपीएससी के साथ बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से करिएगा। डिफरेंस इज ओनली इन यूपीएससी दिस इज द सब्जेक्टिव एंड अदर एग्जामिनेशन इट इज ऑब्जेक्टिव। तो कंजर्वेटिव फील्ड, टॉपिक इज कंजर्वेटिव फील्ड। Note point number 1, a field is said to be conservative if the work done for bringing the particle from one configuration to another configuration is independent of the path of the system. It's only depends upon initial and final not on not of the fault of the system. This continuity. Point number 2, a field F vector is it's said to be
if and only if that is field is irrotational. In 2D, a field F vector equal to mdx plus ndy means if that is it is एग्जैक्ट, राइट। तो कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव तब कहलाएगा जब कर्ल ऑफ एफ जीरो हो जाए, या कर्ल ऑफ एफ अगर जीरो है तो फील्ड कंजर्वेटिव है। मतलब अगर कर्ल ऑफ एफ जीरो है तो फील्ड इरोटेशनल है, और अगर इरोटेशनल है तो फील्ड कंजर्वेटिव है, और अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब पॉइंट नंबर 4, a field F vector is conservative, then there exists a scalar potential function phi F vector equal to operator phi. Right? A field F vector is conservative, then there exists a scalar potential function phi of x, y, z such that F vector equal to ऑपरेटर फाई। यहां से हम फाई ऑफ एक्स वाई जेड फाइंड आउट करेंगे, और जो लाइन इंटीग्रल जिसकी वैल्यू पूछा हुआ है वो फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी कहां पे, इनिशियल टू फाइनल। मतलब लिमिट क्या होगा उसका, इनिशियल, और क्या होगा आपका फाइनल। क्योंकि अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वो डिपेंड्स करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल एग्जांपल evaluate the C F dot dr where F vector equal to two x y z square I cap plus
where C is any path from 0, 0, 1 to 1 pi by 4 to 2xyz square, x square z square plus z cos yz, and 2x square yz plus y cos yz, where C is any path from 0, 0, 1 to 1 pi by 4 to. देखो क्वेश्चन गाइस कि इसको इवेलुएट करना है। हमने बताया कि लाइन इंटीग्रल को हम डबल इंटीग्रल में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले गाइस बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स आपको बच्चों ये देखना है सबसे पहले कि टॉपिक कहाँ का है, मतलब जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक का है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक में है और किससे सॉल्व होगा, कहाँ पे हमको जाना चाहिए डायरेक्ट। क्योंकि यूपीएससी का भी अगर पेपर का क्वेश्चन होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं और 10 मिनट में आपको क्वेश्चन को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। चाहे वो किसी भी एंट्रेंस की हम बात करते हैं, चाहे वो आईटी जैम हो, चाहे यूपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स हो, चाहे जेएनई हो, चाहे बीएचई हो, किसी जगह हायर मैथमेटिक्स में ये पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी दिमाग, आपका माइंड सीधे स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन वहाँ का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्व क्लोज होना चाहिए नहीं चाहिए। तो यहां पे कर्व क्लोज्ड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि आपको जो पाथ है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब हमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना लाइन इंटीग्रल का एफ डॉट डी आर की, वो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फाइंड आउट करना है, मतलब एक आर्क लेंथ है उसके बीच की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मतलब हो गया कर्व क्लोज्ड नहीं है। अगर कर्व क्लोज नहीं है तो 3 से 4 टॉपिक आपका सीधे हट गया, जैसे आप ग्रीन्स थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, आप स्टोक्स थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए, मतलब थ्योरम्स के लिए आपका मस्ट है कि कर्व क्लोज्ड होने चाहिए। तो ये सब हट गया तो सिंपल एक ही टॉपिक बचता है, या तो इसको हम लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करें या तो इसको हम कंजर्वेटिव फील्ड सॉल्व करें। तो हमने बताया गाइज आपको सबसे पहले कि अगर आपका कर्व क्लोज नहीं होगा तो सीधे सीधे आप सबसे पहले कंजर्वेटिव पे जाएंगे। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है तो ये मस्ट है, आपको डिसाइडेड है कि इसको लाइन इंटीग्रल से ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस सारे एक्स वाई जेड प्लेन को, एक्स वाई जेड प्लेन में जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इन सारे कोऑर्डिनेट को एक सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे और वो इस 2 पॉइंट के थ्रू कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको पुट करेंगे, फिर टी के फॉर्म में मतलब चेंज करेंगे, फिर टी की लिमिट लगाएंगे और काफी लेंथी प्रोसीजर होता है। हो सकता है कि आगे जाके हम इंटीग्रेशन में फंस जाएं, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको लास्ट में आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, लास्ट में अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि इसको करने में आपके काफी टाइम किल हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले देखिए कि अगर क्लोज नहीं है तो सीधे सीधे कंजर्वेटिव फील्ड पे जाएंगे, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका कर्ल निकालेंगे, कर्ल ऑफ एफ। अगर कर्ल ऑफ एफ 0 है मतलब फील्ड आपका ही रोटेशनल है, तो फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव होगा, और जहां कंजर्वेटिव हो गया वहां पे एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जहां पे एफ इक्वल टू ऑपरेटर फाई के इक्वल होगा। आप उसको इक्वेट करें, कंपेयर करें, वहां से आपको फाई ऑफ एक्स वाई जेड मिलेगा, और जब फाई ऑफ एक्स वाई जेड मिलेगा तो इसकी वैल्यू नथिंग दैट इज फाई ऑफ एक्स वाई जेड, कहां से कहां तक, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, मतलब 0, 0, 1 से 1 पाई बाई 4 2 से आप वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे गाइज हम, क्योंकि कर्व क्लोज तो है नहीं, तो क्या चेक करेंगे हम, कंजर्वेटिव फील्ड। तो आते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कर्ल ऑफ एफ। व्हाट इज कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू आई जे के डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एंड देन 2xyz स्क्वायर, देन x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z cos yz, एंड देन 2x स्क्वायर yz plus y cos yz, right? तो this equal to del by del y of this, तो del by del y of this means
2x square z माइनस ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो ये हो गया cos yz और माइनस y sin yz, ठीक है, इंटू z. दिस इज राइट. माइनस इधर से डेल बाय डेल एस डेल जेड, तो दैट इज 2xz स्क्वायर डेल बाय 2x स्क्वायर जेड प्लस cos yz माइनस z sin yz into y. This is I cap. Right, guys? Then plus j cap del by del z of this. So this is 4xyz minus del by del x of this 4xyz j cap और प्लस k. तो k अगर आते हैं तो दिस इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज 2xz स्क्वायर माइनस y 2xz स्क्वायर. दिस इज ये हमारा क्वेश्चन. अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो दिस एंड दिस कैंसिल, ठीक है, दिस प्लस डेल बाय डेल वाई दिस प्लस वाई कॉस जेड एंड दिस. तो यहां से आप देखेंगे तो ये सारे के सारे कैंसिल, तो 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, दिस इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज, what is this? This implies the field F vector is conservative, right? तो जहां भी कर्ल आप F 0 हो जाएगा वो फील्ड कंजर्वेटिव हो गया. और अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो therefore there exists a scalar potential function phi such that F equal to operator phi. F equal to operator phi. अब अगर F equal to operator phi है तो बहुत सिंपल फंडा, दिस इज F मीन्स जो आपका वेक्टर दिया है, तो दिस इज 2xyz स्क्वायर आई कैप प्लस x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉस वाई जेड जे कैप प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई कॉस वाई जेड के कैप इक्वल टू ऑपरेटर फाई मीन्स डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप. And this implies del phi by del x equal to 2xyz square del phi by del y equal to x square z square plus z cos yz and del phi by del z equal to 2x square yz plus y cos yz. राइट गाइज, तो कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द कर्व इज क्लोज्ड और नॉट. इफ द कर्व इज नॉट क्लोज देन वी कांट अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, सो वी डायरेक्टली गोज टू द कंजर्वेटिव, सी वेदर द फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट. इफ द फील्ड इज कंजर्वेटिव दैट मीन्स कर्ल ऑफ f इक्वल टू 0, देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन phi such that f equal to operator phi, put the value of f, put the value of operator phi, comparing the coefficient of I, J, K,
and then integrate, find the value of f phi of xyz. But if field is not conservative, then that question is only solved by line integral. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लाइन इंटीग्रल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और लाइन इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि आपको हर एक पैरामीटर, मतलब दैट इज एक्स वाई जेड प्लेन जो 3 डायमेंशनल दिया हुआ है, उसको एक सिंगल पैरामीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप 2 पॉइंट के थ्रू एक लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, उसको टी मानेंगे, say t, then find value of x, y, z in terms of t, then convert the limit of also in the terms of t, and then simplify, put all these value of x, y, z in the form of t, and then integrate and find the solution. But here the field is conservative, so we can't apply the line integral. नहीं करने की जरूरत है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं, यू कैन नहीं कर सकते क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव है तो इजिली आ जाएगा। तो दिस इज, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बाय दिस क्वेश्चन को, तो नथिंग गाइस, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं करना है, दिस इंप्लाइज, इंटीग्रेट कर दो, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ एक्स वाई जेड, इंटीग्रेट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। तो अगर x रिस्पेक्ट में करेंगे, y और z कांस्टेंट मानेंगे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होगा दैट कांस्टेंट इज फाई वन ऑफ किसका फंक्शन होगा, वाई जेड, बिकॉज द कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ वाई जेड, सेट में वाई एंड जेड बोथ आर कांस्टेंट, तो फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कांस्टेंट लिख दो, राइट। एंड देन इधर से विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं अगर पार्शियली, तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर रिगार्डिंग z and x are constant, z and x, तो this z is constant and cos yz का integration that is sin yz upon z into z plus constant and phi of x y z with respect to, अगर z करते हैं partially, तो this is x square y z square plus y and then sine of yz upon y plus constant, right। तो गाइस हम करते क्या है इसमें, ये हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया, इसका कॉमन टर्म, कॉमन टर्म मतलब होता है जो टर्म एक बार या रिपीटेशन हम नहीं करते हैं, जो टर्म्स एक बार आ गया है उसको हम दोबारा नहीं लिखते हैं। तो दैट मीन्स अगर फाई एक्स स्क्वायर वाई जेड यहाँ पे आ गया है तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका साइन वाई जेड यहाँ पे आ गया है तो इस साइन वाई जेड को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर बिल्कुल सिंपल फंडा, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, तो देयरफॉर फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और प्लस साइन ऑफ वाई जेड। तो गाइस अगर फील्ड कंजर्वेटिव है इस क्वेश्चन में तो एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन मिलेगा दैट फाई ऑफ एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड होगा, राइट गाइज। अब आपका देयरफॉर दिस सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है पाथ के अलॉन्ग, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, द पॉइंट इज, व्हाट इज द पॉइंट, 0 0 1 से 1 पाई बाई 4 2 तक। और अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल पे और फाइनल पॉइंट पे। तो दैट इज व्हाट इज द फंक्शन, दिस इज फाई ऑफ एक्स वाई जेड, कहां से कहां तक, 0 0 1 से 1 पाई बाई 4 एंड 2, ये आपकी 1 पाई बाई 4 एंड 2, ये आपका वैल्यू। तो आपका पाथ इंडिपेंडेंट दैट्स ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल। अब इसको सिंप्लीफाई अगर कर देते हैं हम तो दिस इज आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड and then 0 0 1 2 1 पाई बाई 4 2, सॉल्व कर दो। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं गाइज दिस, तो दिस वैल्यू इक्वल टू, पुट कर दो, रिप्लेस x बाई 1 y बाई पाई बाई 4, तो दिस इज पाई बाई 4 प्लस साइन y इज पाई बाई 4, z इज 2 माइनस 0 0 1, तो दिस इज कंप्लीट 0 प्लस 0 मीन्स पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 2, दैट मीन्स पाई बाई 4 प्लस
1। तो गाइस दिस इज आंसर। तो अगर इसको हम लाइन इंटीग्रल से, सबसे पहले बेसिकली गाइस फ्रेंड्स ये पकड़ना है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि पेपर में अगर मेंशन नहीं है तो आपको ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि बेसिकली ये क्वेश्चन है कहाँ का है, किस टॉपिक से ले चलेंगे। तो सबसे बड़े बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप देखेंगे कर्व क्लोज्ड है कि नहीं है। अगर क्लोज्ड है 2D में है ग्रीन्स थ्योरम, लेकिन साथ साथ ध्यान रखिएगा डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। लेकिन अगर 3D में है और कर्व क्लोज्ड है और सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है ग्रीन्स वाला, तो आप वहां पे स्टोक्स लगाइए। 3D में है, वहां से जेड हट सकता है तो जेड को हटा करके फिर से ग्रीन्स लगा लीजिए। लेकिन अगर कर्व क्लोज नहीं है तो वी हैव टू ऑप्शन, आइदर कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। इफ इट इज कंजर्वेटिव देन स्केलर पोटेंशियल सॉल्व कर लीजिए, और अगर कंजर्वेटिव नहीं होता है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको हम लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि हर एक वेरिएबल को टी पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन लेंथी हो जाता है, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, टेक टाइम। तो हमें टाइम बचाना है और पहले टाइम बचा करके उसके अकॉर्डिंगली जाना है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना हमारा टाइम बच सकता है, अगर टाइम हमारे पास 2 घंटे के अंदर अगर यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और गाइस बिल्कुल अगर आपको पेपर आता है यूपीएससी का, हमने नहीं देखा कि आप 2 से ढाई घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 30-40 मिनट्स बच जाता है, सेव कर लेते हैं, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको हाइलाइटर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, और आप कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो तरीका ऑब्जेक्टिव का भी यही है। लेकिन अब ट्रिक बताता हूं कि आप कैसे आंसर निकालेंगे डायरेक्ट, कि आपने जो निकाला है आंसर, वो आंसर आपका सही निकाला है कि नहीं निकाला है। डायरेक्ट बाय ट्रिक बता रहा हूं इसको कैसे करेंगे। तो दैट इज फॉर द ऑब्जेक्टिव, दैट इज फॉर द जैम, जेएनयू, बीएचयू, इन सारे एमएससी एंट्रेंस के लिए है। यूपीएससी के लिए आपका सब्जेक्टिव होगा, उन सबके लिए ऑब्जेक्टिव में कैसे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका था, राइट, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, राइट। तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पे चल लेते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट? ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, राइट। दिस सी एफ डॉट दिया, जो एफ दिया था आपका, तो दिस इज सी, दैट इज 2xyz स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z cos yz dy प्लस 2x स्क्वायर yz प्लस y cos yz dz, ठीक है। वेयर c इज एनी पाथ फ्रॉम 0, 0, 1 to 1 π/4 2, राइट गाइस। ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले कॉन्सेप्ट वही है, कर्व क्लोज है कि नहीं है। तो आप यहां से यहां जा रहे हैं, आप जा रहे हैं यहां से यहां, तो कर्व क्लोज नहीं है, पहला कॉन्सेप्ट निकल गया। अगर क्लोज नहीं है तो ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम नहीं हो सकता है। अब चेक करना फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं कंजर्वेटिव है। आपने पिछले क्वेश्चन, अभी इसी क्वेश्चन के पीछे चेक किया था, फील्ड कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना इसकी वैल्यू। तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं करना गाइस, इसको आप इंटीग्रेट करो। फर्स्ट वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग y एंड z आर कांस्टेंट। तो इसमें आपका अगर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे रिगार्डिंग y एंड z, तो ये हो गया x स्क्वायर yz स्क्वायर प्लस इस वाले फंक्शन के अंदर आप सिर्फ उस टर्म्स को आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, जिसमें x टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, x फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो x फंक्शन वाला टर्म्स था उसको आपने इंटीग्रेट कर चुके हैं, इसलिए इसमें ओनली दोज टर्म विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो आपका x इंडिपेंडेंट है। गाइस ठीक से सुनिएगा, इसमें विद रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एंड z आर कांस्टेंट, इसमें ओनली दोज टर्म विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अगर x से देखोगे तो ये आपका x इसमें इन्वॉल्व है, तो डिपेंड है, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो करेंगे किसको? इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y रिगार्डिंग z एंड कांस्टेंट। तो इस z को कांस्टेंट कर लो और cos का sin yz बाय
जेड, क्योंकि आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। फिर आएंगे इस थर्ड टर्म में। इस टर्म में आप सिर्फ उस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, जेड का फंक्शन है तो सिर्फ उसको इंटीग्रेट करोगे आपका विद रिस्पेक्ट टू जेड, जिसमें एक्स और वाई, क्योंकि एक्स को पहले वाले में कर लिया, वाई को सेकेंड में कर लिया, तो दोज ओनली दोज फंक्शन इंटीग्रेट ओनली दोज टर्म्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ, जो x और y दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें भी x इन्वॉल्व है, इसमें y इन्वॉल्व है, मतलब इसके अंदर कोई भी न्यू टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आप इसको इंटीग्रेट नहीं करोगे। तो व्हाट इज द फंक्शन? दिस इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू दिस, मतलब एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड। और इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू कुछ नहीं करना, ये हो गया कहां से 0 0 1 2 1 पाई बाई 4 2। आप सॉल्व कर लीजिए, रिप्लेस कर दो, सेम आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज शॉर्टकट मेथड। तो गाइज अगर आप चाहें तो पेपर में लिखने से पहले आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, और जब प्रॉपर इसको सब्जेक्टिव करेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने आंसर निकाला है वो आंसर आपका सही है कि नहीं सही है, उसको आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, दी तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसी का क्वेश्चन नंबर 2। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, और एक टाइप का ये 3 डायमेंशनल था एक्स वाई जेड प्लेन में, इसी का एक क्वेश्चन एक्स वाई जेड का एक्स वाई प्लेन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, राइट डाउन, दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल, एफ वेक्टर इक्वल टू cos y I कैप माइनस एक्स साइन वाई जे कैप, इवेल्युएट सी एफ डॉट डी आर वेयर सी इज द कर्व in the xy plane from 2 0 to 0 2। राइट गाइज, तो व्हाट इज एफ डॉट डी आर? एफ डॉट डी आर ये दिया हुआ है, तो इवेल्युएट एफ वेयर एफ डॉट डी आर वेयर सी द कर्व इन एक्स वाई प्लेन। अब ये आपका 2 डायमेंशनल है, यहां से यहां तक की बात कर रहा है, यहां से यहां तक, तो ऑब्वियस इसमें भी कर्व क्लोज्ड नहीं है, और जब कर्व क्लोज नहीं है तो एफ डॉट अगर डी आर की बात करते हैं तो एफ डॉट डी आर हो गया कॉस वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी वाई, दैट इन द फॉर्म ऑफ एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई। कर्व क्लोज नहीं है तो पहले चेक करेंगे कंजर्वेटिव है, 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल में कंजर्वेटिव मतलब एग्जैक्ट है कि नहीं है। 2 डायमेंशनल में कंजर्वेटिव मतलब कि जो आपका फंक्शन दिया है वेक्टर वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। 3 डायमेंशनल में वो आपका इरोटेशनल है कि नहीं है, कर्ल ऑफ F0 है कि नहीं है, इन 2D एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट इज m cos y and what is n minus x sin y, तो del m by del y equal to minus sin y and del n by del x equal to minus sin y, तो since del m by del y equal to del n by del x, therefore f vector is exact। और अगर एग्जैक्ट है तो फिर वही कॉन्सेप्ट, therefore there exists a scalar potential function phi such that f vector equal to operator phi, and this implies cos y I cap minus x sin y j cap equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap, and this implies del phi by del x equal to cos y, del phi by del y equal to minus x sin y। राइट गाइस, स्टेप वही है
जो वहां पे कर्ल ऑफ एफ प्रूफ करके जीरो करके हम प्रूफ करते थे फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं कंजर्वेटिव है, यहां पे एग्जैक्ट की कंडीशन अप्लाई करेंगे, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल डेल एम बाई डेल एक्स, हम देखेंगे कर्व एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव है तो एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ इक्वल टू ऑपरेटर फाई के इक्वल होगा। ये सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट पार्शियली, तो अगर इंटीग्रेट पार्शियली करते हैं दिस इज फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन वाई प्लस कांस्टेंट एंड फाई ऑफ एक्स वाई रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट, सॉरी दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस इज कांस्टेंट, दिस इज एक्स कॉस वाई, और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हो तो एक्स कॉस वाई, दिस इज प्लस कांस्टेंट एंड देयरफॉर व्हाट इज फाई ऑफ एक्स वाई, फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉस वाई, तो ये आपका फाई एक्स वाई निकल गया। एंड देयरफॉर क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर दिस सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई, कहां से कहां तक, 20 से 02 तक, राइट, तो ये हो गया एक्स कॉस वाई 20 से 02, तो दैट मीन्स 2 cos 0 और प्लस 0, तो दैट इज 2, तो व्हाट इज आंसर इज 2। तो दिस इज द कंजर्वेटिव फील्ड गाइस कि कैसे करते हैं, तो कंजर्वेटिव को कैसे पता चलेगा, कंजर्वेटिव हमको करना है, कंजर्वेटिव यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कर्व क्लोज है कि नहीं है, अगर कर्व क्लोज है या तो ग्रीन्स अप्लाई करेंगे या तो स्टोक अप्लाई करेंगे, अगर वो ग्रीन्स और स्टोक के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर ग्रीन्स है तो एक्स वाई प्लेन में आएगा, डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, डिफाइन होगा, ग्रीन्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, कर्व बाउंड होना चाहिए, स्टोक्स सेम कॉन्सेप्ट, ये एक्स वाई जेड प्लेन के लिए होता है, डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, कर्व आपका क्लोज होना चाहिए, और अगर ग्रीन्स स्टोक्स थ्योरम से अगर जेड आपका इजीली एलिमिनेट हो करके एक्स वाई प्लेन में आ जाता है तो फिर से आप ग्रीन्स अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर कर्व क्लोज नहीं है तो कंजर्वेटिव पे आएंगे, सी वेदर द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट, अगर कंजर्वेटिव है तो कर्ल ऑफ एफ 0 होगा, अगर 2D 3D में है तो, अगर 2D में है तो एग्जैक्ट होगा, और अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करेगा जहां एफ इक्वल टू ऑपरेटर फाई के इक्वल होगा, इक्वेट कर दो, कंपेयर कर दो, वहां से फाई ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड देन दिस लाइन इंटीग्रल इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड या एक्स वाई लोअर लिमिट अपर लिमिट वाई, बिकॉज अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो पाथ पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट।